हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ब्रिज अकेडमी। और देखिए, आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं वो राइज ऑफ मगध कर रहे हैं। एक्चुअली बुद्धिज़्म जैनिज्म के साथ हमने एक टॉपिक किया था एज ऑफ महाजनपदास, जिसके अंदर हमने 16 महाजनपद देखे थे। तो अभी यहाँ क्या हो रहा है कि उन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद मतलब राइज हुआ है उसका भारी, और वो है मगध। तो हम उसी का देख रहे हैं। वैसे जो मेजर 4 महाजनपद थे इस टाइम, मगध, कौशल, अवंती और वत्स, और देवर वाइंग फॉर सुप्रेमेसी के बीच में इनकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन फाइनली मगधा एमर्ज्ड विक्टोरियस। इसके अलग अलग कारण रहे, जैसे कि यहाँ पे भाई किंग्स ऐसे रहे, उनकी पॉलिसीज अच्छी रही, कुछ इनकी जोग्राफिकल लोकेशन रही, वो हम समझेंगे क्या क्या रीजंस थे। तो फाइनली बोल रहे हैं कि इन चारों के अंदर से सबसे ज़्यादा सुप्रीम जो रहा वो आया बन के, विक्टोरियस बन के आया मगध। ठीक है, इट बिकेम द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन एंशियंट इंडिया। मगध इज सिचुएटेड इन मॉडर्न बिहार, है ना। अब अगर पुराण की और महाभारत की माने तो ये माना जाता है कि मगध के जो रूलर था वो था जरासंध, है ना। महाभारत के अंदर भी जरासंध का, आपने भीम और जरासंध का युद्ध सुना होगा। और उसके बाद जो जरासंध था वो माना जाता है बृहद्रथ डायनेस्टी का। बृहद्रथ फाउंडेड द एम्पायर, बृहद्रथ डायनेस्टी का जरासंध था रूलर फर्स्ट। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि मगध के अंदर 3 डायनेस्टीज हुई हैं, एक हर्यंक डायनेस्टीज, एक शिशुनाग डायनेस्टी, नागाज डायनेस्टी, एक नंदास डायनेस्टी। तो अब हम पहला जो है डिस्कस कर रहे हैं हर्यंक डायनेस्टी का। देखिए, हर्यंक डायनेस्टी वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी इन द मगध। ठीक है, कह रहा है कि जो फर्स्ट डायनेस्टी के हिसाब से, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के हिसाब से मगध की वो था हर्यंक। और हर्यंक में जो पहला राजा था बिंबिसार, उनका भारी रोल था। बिंबिसार, इनका जो टाइम था वो था 544 से 493 बीसी, है ना। 544 से 493 बीसी इन्होंने रूल किया इस टाइम में। और ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, है ना। हमने बुद्धा का भी जन्म इसी टाइम देखा था। वॉज ऑल्सो सेड टू बी एडमायर ऑफ महावीर, महावीर जैन को भी इन्होंने एडमायर किया। हिज कैपिटल वॉज गिरिवराज। गिरिवराज कई जगह गिरिवराज लिखा रहता है, लेकिन राजगिरी है। राजगिरी हमने देखा भी था, फर्स्ट फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी हमने पढ़ा था राजगिरी के बारे में। उसके बाद कह रहे हैं ही वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। ये बड़ी बात थी, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया था कि स्टैंडिंग आर्मी रहेगी। और बिंबिसार ने एक और पॉलिसी यूज की थी, मैट्रिमोनियल पॉलिसी। मतलब इन्होंने क्या किया था कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे। 3 मेजर जगह से इन्होंने शादी करी थी, मेजर जगह की रानियों से। तो इससे जो है इनके लिंक्स काफ़ी इंप्रूव हो गए थे। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ही हैड 3 वाइफ्स। एक कौशल देवी थी, किंग ऑफ कौशल जो था उसकी बेटी थी, और ये प्रसन्नजीत की बहन थी। एक्चुअली प्रसन्नजीत का नाम बाद में भी आएगा, इसलिए यहाँ पे प्रसन्नजीत को भी मेंशन कर रहे हैं कि शी वॉज सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत, है ना, इसलिए हमने मेंशन किया प्रसन्नजीत को यहाँ पे। फिर चेलना, डॉटर ऑफ लिच्छावी चीफ चेतक। चेतका जो है लिच्छावी चीफ था, उसकी बेटी थी चेलना, और वैशाली से था। ये कॉन्फिडरेसी हमने पहले भी की है, वज्जी वैशाली कॉन्फिडरेसी थी। उसके बाद एंड शेमा। शेमा वॉज डॉटर ऑफ किंग ऑफ मद्र, पंजाब, है ना। तो मद्र भी एक जो आपने जो है 16 महाजनपद के मद्र का भी नाम आता है, तो उसकी जो है डॉटर थी शेमा। तो ये 3 इन्होंने शादियां की, और इन 3 शादियों की वजह से क्या हो गया, मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से इनसे इन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला, और इनसे झगड़े वगड़े खत्म हो गए पूरी तरीके से। और कह रहे हैं कि ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन। भारी पॉलिसी करी और खूब लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। और मेजर जो अगर बात करें कि कॉन्क्वेस्ट के हिसाब से, दैट वॉज अंगा को डिफीट करना। अंग इज इन ईस्टर्न बिहार, तो अंग की कैपिटल चंपा है। तो अंग को हराना बड़ा मेजर जो कॉन्क्वेस्ट था इनके टाइम में, बिंबिसार के टाइम में। वन ऑफ द 16 महाजनपदास वाज अंगा। ही हैड इफेक्टिव एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था ऑब्वियसली, तभी ये इनको हरा पाए, और साथ में ये जो मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। और कहते हैं कि द ऑफिसर्स ऑक्यूपाइंग हाई पोस्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 3, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री, जुडिशियल। इनको इनफैक्ट स्टैंडिंग आर्मी के अंदर भी कह रहा है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अलग थे, मिलिट्री के अलग थे, जुडिशियल ऑफिसर्स अलग थे। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ वर्क के हिसाब से जो है डिफरेंट काम दे रखे थे बिंबिसार में। अजातशत्रु नेक्स्ट आता है किंग। अजातशत्रु वो सन ऑफ बिंबिसार एंड चेलना। और अजातशत्रु की ये कहते हैं कि अजातशत्रु ही किल्ड हिज फादर एंड बिकेम रूलर, और ही वॉज नॉट रेस्पेक्टिंग एनी रिलेशंस। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे एक बड़ा फेमस जो है ईडियम है, किंगशिप नोज नो किंगशिप। किंगशिप नोज नो किंगशिप, इसका मतलब कि जब कोई राजा बन रहा है तो उसको रिलेशंस की वैल्यू नहीं करता है। इसी वजह से देखिए, अपने जो है मार दिया था अपने पिताजी को इन्होंने, अजातशत्रु ने, और उसके बाद ये किंग बन गए थे। तो ही किल्ड हिज फादर। उसके बाद ये एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को एम्ब्रेस। देखिए, अजातशत्रु का मतलब आप हिंदी में आपने जरूर पढ़ा, अजातशत्रु जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, है ना, अजातशत्रु। एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म इन्होंने अपना लिया था। और इसीलिए ही हम देखते हैं फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था एट द डेथ ऑफ बुद्धा इन 483 BC, he was the person, Ajatashatru, he convened first Buddhist council at Rajgriha
है ना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में कराया था अजातशत्रु ने। और इसने जो है काशी पे भी अटैक किया था। एक्चुअली क्या था कि जो प्रसन्नजीत की बहन थी उसकी शादी हुई थी बिंबिसार से, तो प्रसन्नजीत ने काशी को बिंबिसार को दे दिया था एज डाउरी। एज डाउरी काशी को दे दिया था बिंबिसार को। किसने? प्रसन्नजीत ने, क्योंकि प्रसन्नजीत की बहन की शादी हुई थी बिंबिसार से। तो जब बिंबिसार की डेथ हुई तो प्रसन्नजीत ने वापस एनेक्स कर लिया था काशी को। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो अजातशत्रु था उसने लड़ाई शुरू कर दी भारी, और प्रसन्नजीत के साथ काफ़ी भारी लड़ाई लड़ता रहा वो। ठीक है, यहाँ पे कौशल जैसे आ रहा है तो कह रहा है कि भारी लड़ाई लड़ता रहा, कौशल का ही पार्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि काशी जैसे नॉर्मली क्या था, प्रसन्नजीत काफ़ी हैवी पड़ रहा था, लेकिन कहते हैं कि एक जो इसका एक वो मतलब स्टोन थ्रोइंग इसके पास एक इंजन था, स्टोन थ्रोइंग इंजन, जैसे हम कैटापुल्ट बोलते हैं ना, जैसे आपने बाहुबली देखा, बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो फेंक रहा था बाहुबली, है ना, उस तरह से कह रहा है कि यहाँ पे वॉर कैटापुल्ट, इसमें एक ऐसे जैसे गुलेल टाइप लगा के और बड़े बड़े पत्थर से वो अटैक करता रहा दीवार पे, जो फोर्ट की दीवार थी उसके ऊपर अटैक करता रहा। तो इसीलिए फाइनली प्रसन्नजीत ने गिव अप कर दिया और काशी को वापस दे दिया अजातशत्रु को, अपनी बेटी की शादी कर दी अजातशत्रु से। तो ये यहाँ पे आ रहा है कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। इनफैक्ट जहाँ की उसकी खुद की मदर थी, मतलब ऑब्वियसली स्टेप मदर, तो यहाँ पे स्टेप मदर को भी जो है उस एरिया में उसने अटैक किया और वापस से काशी को अपने एरिया में एनेक्स कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो एक किंग है जिसका नाम हरियंग डायनेस्टी में मेंशन्ड है काफ़ी क्लियरली, वह है उडयन। सीक्वेंस के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी इसका नाम आता है उडयन, सन ऑफ अजातशत्रु। ही शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र, पटना। देखिए यहाँ पे कैपिटल जो शिफ्ट करना है मेजर चीज़ थी, क्योंकि राजगृह भी पहले ऐसी कैपिटल थी दैट वाज सराउंडेड बाय हिल्स। राजगृह वाज सराउंडेड बाय हिल्स। दिस वाज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन। गंगा और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस पे थी, तो इसमें भी दो तरफ से पानी था, और इस तरह से ये भी जो कैपिटल थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेग्नेबल थी, मतलब फोर्ट इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसको तोड़ने जैसे साइड में से पानी बह रहा था, नदी बह रही थी, इस तरह से। राजगृह भी इसीलिए बनाई गई, पहाड़ों के ऊपर कोई भी इसीलिए डेवलप होती है ताकि उसमें आप जो है चार दीवारी करके उसको स्ट्रॉन्ग बना सकें। ऊपर से आप देख सकते हैं कि कोई अटैक तो नहीं हो रहा है। इस तरह से जो फोर्ट्स हैं आप एंशिएंट टाइम में देखेंगे, इनफैक्ट मेडिवल टाइम देखेंगे, काफ़ी सारे फोर्ट्स जो हैं वो पहाड़ों पर बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ही वॉज द लास्ट ऑफ मेजर हरियंकर रूलर। ही वॉज सक्सीड बाय 3 किंग्स, अनिरुद्धा, मंदा एंड नगादास का। एक्चुअली इनके ज़्यादा नाम नहीं कहीं पे रेफरेंस है, और इनके टाइम को भी ऐसा हम नहीं जानते किस किस ने कितने कितने रूल किए। नाम जरूर मेंशन्ड है, बाकी सिर्फ 3 किंग हम देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी थी वो थी शिशुनाग डायनेस्टी। देखिए तीनों ही डायनेस्टी ने, हरियंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी, तीनों ही डायनेस्टी ने भारी रोल प्ले किया है मगध के राइज के लिए। तो अब हम शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर था शिशुनाग ही, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है ही वाज द वाइसरॉय ऑफ काशी। काशी का वाइसरॉय था, लेकिन किंग बनने से पहले इसने जो है उसने वहाँ पे जो लास्ट जो इनमें से भी कोई रूलर रहा होगा हरियंक डायनेस्टी का, उसको हटा के ये खुद जो है एनेक्स करके बैठ गया था और ये हेड बन गया था, इसलिए शिशुनाग डायनेस्टी चालू हुई। कैपिटल वॉज ग्रीवराज। ग्रीवराज मीन्स राजगृह, सेम है ना, राजगृह कैपिटल। इसने फिर से वही रखा कि राजगृह को कैपिटल रखूंगा। ही अनेक्स्ड अवंती एंड ब्रोट एन एंड टू लॉन्ग राइवलरी, है ना। अवंती भी एक मेजर महाजनपद में से नाम आता है, अवंती असाका, है ना, नीचे एमपी और महाराष्ट्र की तरफ। तो अवंती को भी इसने जो है कैप्चर कर लिया था। तो दिस वाज आल्सो अ लॉन्ग राइवलरी विच केम टू एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिशुनाग। उसके बाद कहते हैं बाद में इसने अपनी कैपिटल राजगृह से शिफ्ट करके वैशाली कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। तो कैपिटल शिफ्ट यहाँ पे हुई है। जो एक दूसरे किंग का नाम आता है वो होता है कालाशोक। कालाशोक ने फिर से कैपिटल शिफ्ट की पाटलिपुत्र वैशाली से। ही वॉज सन ऑफ शिशुनाग, और इसके टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। कालाशोक का इतना ही रोल है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी हम देखते हैं वो थी नंदा डायनेस्टी। देखिए नंदा डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी, क्योंकि जो इसके किंग्स थे उनके पास जो है बड़े भारी आर्मी थी उनके पास, और बड़े स्ट्रॉन्ग माने जाते थे वो, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। द फर्स्ट रूलर वाज महापद्मानंद। महापद्मानंद था जिसने कालाशोक को हटा के खुद किंग बना था। और महापद्मानंद इज नोन एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने टाइटल्स भी ऐसे लिए कि एक अर्थ, द सोल वॉरियर, इस तरह के इन्होंने, सोल फाइटर, इस तरह के इन्होंने टाइटल्स, ह्यूज टाइटल्स इन्होंने अडॉप्ट किए। ही मर्डर्ड कालाशोक टू बिकेम किंग, यस वी नो दिस। हिज ओरिजिन्स आर नॉट क्लियर। कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि मोस्ट ऑफली ये जो है शूद्र विमेन से हुए थे, तो शूद्र थे एक्चुअल में, ऐसा माना जाता है। Sorry. As per Puranas, it is mentioned he was son of last Shishunag king from a Shudra woman. As per some Jaina text, Jains और Greek text में कहता है कि he was son of Barbar.
मेन बात ये कि कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि लोअर ओरिजिन था, अगर कास्ट की जो बातें माने, सो कॉल्ड कास्ट, तो उसके हिसाब से लोअर ओरिजिन था। तो हिज रेन लास्टेड फॉर 28 ईयर्स और ही अडोप्टेड द टाइटल लाइक एकरथ, है ना, अकेला फाइटर, अकेला वॉरियर, और सर्व क्षत्रिय तक, मतलब सब क्षत्रियों का अंत करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियस। तो इस तरह की उन्होंने टाइटल लिया महापद्मानंद ने। और कह रहे हैं कि इसका जो एम्पायर था वो काफ़ी एरिया में ग्रो कर गया था, जैसे कि रैन फ्रॉम कुरु कंट्री इन द नॉर्थ, कुरु से नॉर्थ से लेके, है ना, कुरु भी हमने देखा था एक महाजनपद था, कुरु नॉर्थ से लेके साउथ तक, गोदावरी वैली इन द साउथ, है ना, और इधर नर्मदा से लेके पूरा, मतलब भारी एरिया था, मगध इन द ईस्ट टू नर्मदा ऑन द वेस्ट। तो ये मेजर एरिया इसके टाइम था महापद्मानंद के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट जो रूलर था धनानंद, ही वॉज द लास्ट नंदा रूलर, और इसके टाइम में ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी मानते हैं कि धनानंद की जो आर्मी थी, उस वजह से जो इनके पास भारी एलिफेंट्स वगैरह थे, उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी, तो कहीं ना कहीं इसका फियर भी था कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो और ज़्यादा ईस्ट साइड आने से डर रही थी। ठीक है, ही इज़ रेफर्ड एज एग्रामीज, ये इस तरह के इन्होंने नाम है, जेंड्रेम्स इन ग्रीक टेक्स्ट, ग्रीक टेक्स्ट में इनका मेंशन्ड है धनानंद का, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे देखते हैं कि जो ग्रीक हिस्टोरियन बैठे हैं उन्होंने भी लिखा कि भैया यहाँ से जो है आर्मी और ज़्यादा ईस्ट की तरफ नहीं गई, वहीं से वापस घूम गए थे, जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो और ईस्टर्न साइड नहीं आई, मतलब नंदाद से नहीं लड़े। ठीक है, और कह रहे ही इनहेरिटेड अ ह्यूज एम्पायर फ्रॉम हिज फादर, स्टैंडिंग आर्मी भारी थी, कह रहे 20,000 इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल लड़ने वाले, तो इन्फेंट्री, कैवलरी घोड़े पे लड़ने वाले, 3,000 एलिफेंट्स, 2,000 चैरियट्स रथ के हिसाब से। तो मेन बात ये कह रहे हैं कि इनकी जो है बहुत पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, और वैसे ही बोला जाता है कि 8-9 बेटे थे महापद्मानंद के, उनमें से एक बेटा था धनानंद। और कहता है कि ही बिकेम अनपॉपुलर विद हिज सब्जेक्ट्स ओइंग टू ऑप्रेसिव वे ऑफ एक्सोर्टिंग टैक्सेस, कह रहा है कहीं ना कहीं अनपॉपुलर हो गया है क्योंकि टैक्स ज़्यादा लेता था, और शूद्र ओरिजिन भी हमने देखा, तो उससे भी कुछ लोग इनके जो एनिमीज वगैरह काफ़ी क्रिएट हो गई थी कि लोअर ओरिजिन का इसको हटाओ, तो इस तरह से। और फाइनली ही वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य अलोंग विद चाणक्य। ये स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलके जो है धनानंद को हराया, और उसके बाद ही मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से मौर्यन एम्पायर हुआ था, और ये भी मगध में ही था, तो मगध का और ज़्यादा भारी राइज हो गया था। फिर मौर्यन एम्पायर के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, तो वो भी हम समझेंगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में। आज अभी ये देखते हैं कि रीज़न क्या थे, मगध इतना भारी राइज क्यों कर गया, जबकि 16 महाजनपद थे, फिर भी मगध का राइज इतना भारी क्यों हुआ। तो देखिए पहला रीज़न ज्योग्राफिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर में बोल रहा है इट वॉज लोकेटेड ऑन द अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ गेंजेटिक वैली, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सोइल थी। इट वॉज लोकेटेड ऑन द मेन लैंड रूट बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट इंडिया, तो जब भी लैंड रूट की बात आती थी तो ये मेन उसमें इस तरह से समझिए कि मिड में है, तो इसकी इंपॉर्टेंस वैसे बढ़ जाती है कि सबको यहाँ से होके जाना पड़ेगा। ठीक है, द एरिया एट फर्टाइल सोइल, इट ऑल्सो रिसीव्ड इनफ रेनफॉल। फिर कह रहा है कि इट वॉज एनसर्कल्ड बाय रिवर्स ऑन 3 साइड, है ना, गंगा, सोन, चंपा, ये 3 रिवर्स थी। जो हम पटना की बात करते हैं पाटलिपुत्र की, वो इन रिवर्स के अलोंग साइड है, तो इसीलिए कह रहे इट मेड इट इम्प्रेग्नेबल टू एनिमीज, एंटर नहीं कर पाते थे। और बोथ राजगीर इनकी पहले वाली, जिसमें मिलता है कि लगभग 5 माउंटेन रेंजेस थे इसके आजू बाजू, और पाटलिपुत्र, दोनों ही जो इनकी शुरुआत वाली कैपिटल्स थी वो बड़ी ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे थी, और कहीं ना कहीं इम्प्रेग्नेबल थी, मतलब उनको आप तोड़ के, फोर्ट को तोड़ के अटैक नहीं कर पाते थे। तो कम से कम इनको इतनी चिंता नहीं थी कोई हमारे ऊपर अटैक करे, ये अटैक करते थे। और एक एक दो दो राजा ने जैसे अलग अलग टाइम में देखा, एक ने अवंती को मिलाया, एक ने अंक को मिलाया, तो उनका जो एडिशन होता ही रहा, इस तरह से जो है भारी राइज कर गया था। फिर देखिए नेक्स्ट कह रहा है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में कहता है कि मगध हैड ह्यूज कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट्स, अब आयरन से भारी जो इनके वेपन्स बन गए। ठीक है, दूसरा बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इट कुड इजीली कंट्रोल ट्रेड, वही सेम बात आ रही है कि वेस्ट ईस्ट लैंड रूट्स पे है, तो इट कुड इजीली कंट्रोल ट्रेड। हैड अ लार्ज पॉपुलेशन विच कुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि सोइल भी फर्टाइल थी, माइनिंग, बिल्डिंग सिटी, तो अलग अलग टाइम में पॉपुलेशन अच्छी थी, तो ह्यूमन रिसोर्स अच्छा था, एचआर अच्छा था, और उसका यूटिलाइजेशन अच्छा था। उसके बाद कह रहा है कि जनरल प्रोस्पैरिटी भी थी यहाँ के लोगों की और रूलर्स की। फिर यहाँ पे कह रहे हैं गंगा के ऊपर जो कंट्रोल था उससे बड़ा फायदा हो रहा था, क्योंकि ट्रेड में गंगा वॉज इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही थी गंगा। तो यहाँ पे फिर आएगा कि एक्सेशन ऑफ अंगा, अंगा जो ईस्टर्न बिहार की हम बात कर रहे थे, ईस्टर्न बिहार में अंग है, वन ऑफ द महाजनपदास, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी अंग। और फिर बाद में रिवर चंपा भी ऐड हो गई थी, क्योंकि अंग आ गया तो रिवर, यहाँ पे एक रिवर भी है, रिवर चंपा। रिवर चंपा वॉज एडेड टू मगध एम्पायर, और चंपा वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड रूट्स। तो इस तरह से कह रहा है कि ट्रेड रूट्स के हिसाब से भी जो है, जब कोई ट्रेड रूट पे लोकेटेड हो तो क्या करते हैं, चार्ज भी कर लेते हैं, टैक्सेस वगैरह ज़्यादा ले लेते हैं अगर वहाँ से कोई ट्रैवल करके जाता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद थी इसकी लोकेशन। फिर कह रहा है कि कल्चरल फैक्टर्स,
कह रहा है इसकी सोसाइटी अनऑर्थोडॉक्स थी, गुड मिक्स ऑफ आर्यन एंड नॉन आर्यंस, ऐसा कुछ ये नहीं था कि सिर्फ आर्यन थे या नॉन से मिक्स था। और अब जो है और जो धर्म उभर के आए थे जैनिज्म बुद्धिज्म जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं, दे लेड टू रिवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी एंड थॉट। तो यहाँ पे लिबरल ट्रेडिशन शुरू हो गए थे, तो एक कल्चरल एनहांसमेंट थी। उसके बाद सोसाइटी वाज नॉट मच डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स एंड मेनी किंग्स ऑफ मगधा वर इन लोअर रीजन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो डोमिनेशन थी ब्राह्मण्स की वो भी काफ़ी हद तक बिल्कुल ही मिनिमल की तरफ चली गई थी। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है, लकी टू हैव पावरफुल रूलर्स, एम्बिशियस रूलर्स रहे हैं, जैसे हमने देखा कि भैया बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंस किया, अजातशत्रु ने भी कुछ एरिया कंट्रोल किया, उडिन ने भी किया, फिर बाद में काला अशोक और नंदास के हिसाब से भी उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी रही और आयरन उनके पास अच्छे रिसोर्सेज थे। आज भी हम देखते हैं कि हमारी जो मेजर आयरन स्टील की जो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहीं हैं लोकेटेड, क्योंकि आयरन वहाँ से अच्छी मात्रा में मिलता है वहाँ से। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि दे वर ऑल्सो फर्स्ट किंग टू यूज़ एलिफेंट्स इन द आर्मी, है ना, तो इसलिए बात कर रहा है। और इनका काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इसीलिए ही जो ये डायनेस्टी थी मगध, इसमें अच्छा राइज किया मगध ने। अब कह रहे हैं कि कुछ इन्वेजन्स हुए थे, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फॉरेन इन्वेजन्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन था, पर्शियन का मतलब समझिए आप ईरानी। तो कह रहा है कि जो पहला ईरानियन रूलर था जिसने जो है इन्वेड किया था वो था डेरियस वन, और नॉर्थ एंड एनेक्स्ड पंजाब, वेस्ट ऑफ इंडस, इंडस रिवर से वेस्ट की तरफ इसने पंजाब को एनेक्स कर लिया था और सिंध को भी एनेक्स कर लिया था नीचे। कह रहा है दिस एरिया कंस्टिट्यूट 20th प्रोविंस क्षत्रपी, ठीक है, ऐसे अलग अलग एरिया को, वैसे टोटल 28 थे और ये 20वां था, और इट वॉज द मोस्ट वर्टाइल एरिया ऑफ ईरानियन एम्पायर। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था ईरान एम्पायर के लिए। फिर कहता है नेक्स्ट पर्शियन रूलर ज़र्क्सीज भी, उसने भी कुछ हद तक कंट्रोल किया था एरियाज़ को, इंडियन प्रोविंसेस को। और फिर फाइनली लेकिन डेरियस 3 हार गया था अलेक्जेंडर, जब अलेक्जेंडर आया तो डेरियस 3 हार गया था और फिर यहाँ से हट गया था। तो अब अलेक्जेंडर का रोल आएगा, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ईरानी इन्वेशन। देखिए क्या क्या इफेक्ट रहा। पहला, इंडो इरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया, तो ये हम बात कर सकते हैं इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीक्स, एक्चुअली ईरानियन ने बताया कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो ग्रीक्स केम टू नो अबाउट ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईरानियन, और इस वजह से अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ। फिर यहाँ पे कह रहे हैं जो स्क्रिप्ट थी ईरानियन के हिसाब से डेवलप हुई खरोष्टी स्क्रिप्ट। खरोष्टी स्क्रिप्ट यहाँ पे हम इसको बाद में देखेंगे। अशोक के जो एडिक्ट्स हैं वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे हुए, ऊपर इधर कंधार और काबुल के एरिया में जो है खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ किया उसने, अशोक ने अपने एडिक्ट्स लिखने में। उसके बाद कहता है ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन मोरियन स्कल्पचर्स। मोरियन स्कल्पचर जैसे खासकर जो पिलर्स वगैरह थे और जो डिज़ाइन था उसके अंदर इन्फ्लुएंस ज़रूर था, पूरी तरह ईरानियन स्टाइल नहीं था, लेकिन इन्फ्लुएंस ज़रूर देखते हैं मोरियन स्कल्पचर में, ठीक है। इवन अशोक का जो एडिक्ट्स थे, बेल कैपिटल वगैरह, वो भी इससे इंस्पायर्ड है थोड़े से, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसका जो इन्वेजन था कई जगह आपको 327 मिलेगा 327 BC, या फिर कई किसी बुक्स में आपको जो है 326 BC भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ही वॉज फ्रॉम मैसिडोनिया, ग्रीस वाला एरिया था इसका, वहाँ से आया था, वहाँ इसने और काफ़ी एरिया का जहाँ से भी आ रहा था कैप्चर करता हुआ आ रहा था। और कहता है कि ही इज़ रिगार्डेड एज मिलिट्री प्रोवेस एंड रिगार्डेड एज आर्किटेक्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि माना जाता है कि वेस्ट से मेजर जो एक जो रूलर आया और ईस्ट की तरफ कैप्चर करता हुआ वो अलेक्जेंडर था, ठीक है। और इसको बड़ी ज्योग्राफिकल इंक्वायरी की इच्छा थी, इसीलिए कह रहे हैं कि ईस्ट की तरफ आया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे इसके जो गुरु भी थे वो भी सब कहते थे, या ईरानियन से पता चला कि इंडिया बहुत ज़्यादा कल्चरली रिच है, इनफैक्ट इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा रिच है, तो इसको बड़ी इंक्वायरी थी कि मुझे जाना ही इंडिया की तरफ अटैक करना है, और इसलिए इस तरफ आया, ठीक है। तो देखिए पहले जब ये इंडिया की तरफ आया तो इसका जो पहला राजा था, अच्छा यहाँ पे मेंशन नहीं है, अंबी रूलर था तक्षशिला का। तो कहते हैं जो फर्स्ट जिससे लड़ाई हुई वो थी तक्षशिला का रूलर अंबी, और इनफैक्ट लड़ाई नहीं हुई, अंबी ने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए, बिना बात मतलब बिना लड़ाई करे सरेंडर कर दिया कि ओके आई सरेंडर, नो नीड टू फाइट, भैया आप पावरफुल ज़्यादा है तो मैं सरेंडर कर रहा हूँ। फिर पहला जो फॉर्मिडेबल जो अपोनेंट मिला वो ये मानते हैं कि पोरस मिला था, तो पोरस के साथ लड़ाई हुई थी, और हाइडेफेसिस झेलम रिवर के उस पर हुई थी, तो हाइडेफेसिस झेलम का ही नाम है रिवर का, और यहाँ पे लड़ाई हुई। और कहते हैं कि हालांकि पोरस हार गया था लेकिन ही फोर्ट ब्रिलियंटली, तो अलेक्जेंडर काफ़ी इंप्रेस हो गया था उसकी लड़ाई से, और उसने जैसे कहते हैं कि बैठे थे तो उसने पूछा बता क्या किया जाए, तो कहते हैं उसने कहा कि जैसे एक राजा को दूसरे राजा से ट्रीटमेंट देना चाहिए वही करो, और क्या करोगे। तो फिर ये कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने उसका जो किंगडम है पूरा इंटैक्ट उसको वापस दे दिया था कि यू कीप योर किंगडम दो कीप इट अंडर माई सुजेरेनिटी, मतलब मेरे नाम के हिसाब से रूल करो और तुम्हारा किंगडम है तुम्हें पूरा दे रहा हूँ।
ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि अब उसके बाद ये डिसीजन चल रहा था कि भैया आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। तो इसमें जो है यहाँ पे पहली बार ऐसा कहा गया है कि भाई इसके बाद जब धनानंद की तरफ, मतलब नंदाज आर्मी की तरफ जब बढ़ना था कि नंदाज से लड़ाई होनी थी, तो ये कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर के जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया। कुछ लोग ये मानते हैं कि होम सिक थे, वो काफ़ी दिन हो गए थे अपने घर से बाहर, फैमिली से दूर, तो कह रहे थे कि भैया बहुत ज़्यादा डिकेड्स हो गए हैं तो हमें वापस जाना है अपने घर। और दूसरा, दो रीज़न और बोलते हैं कि एक रीज़न ये मानते हैं कि हॉट क्लाइमेट था, और जो दूसरा रीजन माना जाता है वो माना जाता है कि देवर सम हाउ, मतलब ऐसा कुछ ज़रूर था कि फियर ऑफ नंदाज आर्मी था, क्योंकि ऐसा सुना था उन्होंने कि भैया उनकी जो ये आर्मी इतनी बड़ी है, पोरस से ही लड़ने में इतनी टक्कर हो गई, पोरस से तो डबल आर्मी बैठी है उनकी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न था कि वो लोग जो है रुक गए थे। और अलेक्जेंडर ने कहा ठीक है भैया। तो ऐसे कहते हैं कि वो अलेक्जेंडर या सिकंदर हिंदी में जैसे बोलते हैं, तो कहते हैं वो सिकंदर जो दुनिया में किसी से नहीं हारा, आज अपने सैनिकों से खुद हार गया और उसको घुटने टेकने पड़े। घुटने टेकने पड़े मतलब ये है कि उसकी बात माननी पड़ी अपने सैनिकों की, और वो वापस रिटर्न कर गया। देखिए एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ कि कहाँ से आया था, तो हिंदू कुश माउंटेन से अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था। हिंदू कुश माउंटेन में खाइबर पास पड़ता है, खाइबर पास, खाइबर पास हिंदू कुश माउंटेन, वहां से आए थे। और जाते टाइम जो है दूसरे रास्ते से गए थे, फिर से लड़ते हुए चले गए थे। ऐसे यहाँ से आए और ऐसे घूमते हुए, जैसे ये आपका इंडिया है ऐसे, तो यहाँ से आके ऐसे घूमते हुए लड़ते हुए वापस चले गए। ठीक है, तो ये दूसरी बात हुई। फिर कह रहे हैं कि जब वापस जा रहा था तो डाउन द इंडस रिवर एक मल्ली ट्राइब के साथ लड़ाई हुई थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो गई थी, बट फिर फाइनली ही रिकवर्ड बैक और अपने वापस पर्शिया में पहुंच गया था 324 में। और इंडिया से अच्छी लूट थी तो काफ़ी ज़्यादा इसने जो है विक्ट्रीज को सेलिब्रेट किया, और 324 बीसी में वापस अपने पर्शिया पहुंच गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि इसके साथ दो हिस्टोरियंस भी आए थे, कई बार तीन हिस्टोरियन का नाम भी आता है, तो एरिस्टोबुलस और नियार्कस। तो ये साथ में जो है हिस्टोरियंस को लेके आया था, जो लिखे हैं अलेक्जेंडर के टाइम में क्या क्या बातें। तो इनका काफ़ी ज़्यादा जो अकाउंट है वो बड़ा यूज़फुल है उस टाइम में इंडिया को समझने के लिए। जो इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, जो किताबें लिखी हैं, वो बड़ी यूज़फुल हैं इंडिया का उस टाइम का स्टेटस समझने के लिए। फिर कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन क्या गया। देखिए पॉलिटिकल भी था, इकोनॉमिकल भी था, कल्चरल भी था। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये था कि अलेक्जेंडर ने मेजर किसी को नहीं हराया था, नंदाज को तो नहीं हराया था, लेकिन जो छोटे छोटे जो मतलब एम्पायर्स थे उनको हरा दिया था, छोटे छोटे किंग्स को। और उसके बाद ये हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम आया, उसके टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सब छोटों को एक साथ ही मतलब हरा के मिला लिया। तो छोटे छोटे जो एम्पायर थे उनको इसने हराया। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि इंडिया का जो है यूनिफिकेशन बेटर ही हुआ इससे, इंडिया और ज़्यादा जो यहाँ पे जो एम्पायर्स थे और ज़्यादा ग्रो कर पाए, ये हुआ। दूसरा कहते हैं इकोनॉमिकल इसलिए क्योंकि इसके आने की वजह से ट्रेड रूट्स काफ़ी ज़्यादा खुल गए थे। ट्रेड रूट्स, ऊपर से ट्रेड रूट आया, जाते टाइम अलग ट्रेड रूट बना, 3-4 लैंड रूट, एक सी रूट, इस तरह से ओपन हो गए थे। तो इकोनॉमिकली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अब पहले तो इंडो ईरानी ट्रेड होती थी, अब इंडिया से ग्रीस की भी जो है ट्रेड होने लगी। और बाद में कहते हैं कि कल्चरल इम्पैक्ट भी था, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि जैसे आप ये अशोक के टाइम पढ़ेंगे हम गंधार आर्ट, तो गंधार आर्ट was having Hellenistic influence। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस का मतलब ये, हेलेनिस्टिक एक्चुअली फॉरेनर्स को बोला गया, यहाँ पे स्पेसिफिकली ग्रीक। तो यहाँ पे ग्रीक का इन्फ्लुएंस आर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिखता है, स्पेशली गंधार आर्ट में। जो बुद्धा की और महावीर जैन्स की जो स्टैच्यूज बनाई गई, जो मूर्तियाँ बनाई गई, उनमें ग्रीक इन्फ्लुएंस दिखता है। इनफैक्ट कई जगह ऐसा लगता है कि ग्रीक गॉड से इंस्पायर्ड है। तो कहीं ना कहीं कल्चरल भी जो है आदान प्रदान हुआ, और इस तरह से इम्पैक्ट रहा अलेक्जेंडर इन्वेजन का। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी को। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।